हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इस चैप्टर में आप ये जानोगे कि किस तरह से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है। एवं रासायनिक समीकरण के बारे में आप इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, रिएक्शंस हमारे काफ़ी तरह से होते हैं, जैसे कि रिएक्शन हमारा फिज़िकल भी होता है। ठीक है। फिज़िकल रिएक्शन भी होते हैं एंड केमिकल रिएक्शन भी होते हैं, जैसे कि हमने इसमें देख रखा है। ये एक केमिकल रिएक्शन के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है। और अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पर। हमारा चैप्टर क्या है, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अपने दैनिक जीवन में की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हम सांस लेते हैं। बच्चों, यहाँ आपको एक चीज़ जानना होगा कि ये कह क्या रहा है। ठीक है। आप इतने से एक चीज़ श्योर हो जाइए, आपको यहाँ पर श्योर हो जाना है एक चीज़ को लेकर कि ये आपसे ये कह रहा है कि ये सारे जो हैं एक तरह से केमिकल रिएक्शन है, यानी कि ये सारे एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया है। दूध का उबलना रासायनिक अभिक्रिया है, ये 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 रासायनिक अभिक्रिया है। अगर आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन में, परीक्षक आपसे पूछ लेता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए, तो नॉर्मल से बच्चे मैग्नीशियम ऑक्साइड का लिख देते हैं क्योंकि वो 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं। बट आपको ये नहीं लिखना। आप 10वीं के लेवल पे लिखोगे तो परीक्षक जो है खुश हो जाएगा। और परीक्षक, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखने में अगर आपसे थोड़ी गलती हो जाती है, परीक्षक संतुष्ट नहीं हो पाता, लेकिन परीक्षक जो है इन सब से तो पक्का संतुष्ट हो जाएगा। परीक्षक को इससे संतुष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये देखिए, हम इन सभी परिस्थितियों से पारंपरिक वस्तुओं की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। बिल्कुल सही, सही बात है। जब तक कोई हमें रासायनिक परिवर्तन नहीं दिखेगा तो हम कैसे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा है, आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। इस प्रश्न के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। एक्टिविटी दी हुई है। अब ये एक्टिविटी काफ़ी बच्चे इग्नोर मार देते हैं। ठीक है, इग्नोर इसलिए मारते हैं, ये एक्टिविटी जहाँ तक मुझे पता है, ये एक्टिविटी हम लोग 7वीं से करते आ रहे हैं। एक मैग्नीशियम का, जैसे कि ये देखिए। ठीक है, एक मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम का एक वायर है। ठीक है, ये मैग्नीशियम का एक वायर है और ये वायर को जो है बर्न किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। इससे ये हमें प्राप्त हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अब ये रिएक्शन जो है 7th क्लास से जो है पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कौन सी क्लास से? 7th क्लास से जो है आप पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें आपका इतना इंटरेस्ट जो है नहीं जागता, लेकिन ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है आपका एग्जाम्पल आ सकता हो सकता है। ठीक है जी। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन हो जाता है और ये श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण ये बनता है। यानी कि जो मैग्नीशियम है, ठीक है, ये रिएक्शन हो गया आपका, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आपके लिए एक्टिविटी 1.2 है, 1.3 आप इसे कर सकते हैं। लेकिन हाउ कैन से दैट दिस इज केमिकल रिएक्शन, हम कैसे कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है? हाउ कैन से दैट? तो इसके लिए हम जो है कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि ये 4 चीज़ें आप देख रहे हो।
ठीक है, ये 4 चीज़ें आप देख सकते हो, इनसे हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, आप देख सकते हो अवस्था में परिवर्तन यानी कंडीशन में जो डिफरेंस आ रहा है। आपने मैग्नीशियम मैग्नीशियम छोड़िए, आप मैं आपको हाइड्रोजन का ही उदाहरण दे देता हूँ। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन भी गैस, दोनों रिएक्ट करेंगे, बनेगा H2O जो कि एक लिक्विड है। तो अवस्था में परिवर्तन तो हम देख ही रहे हैं। उसके बाद आ रहा है रंग में परिवर्तन। आपने मैग्नीशियम के उदाहरण में देखा कि रंग में परिवर्तन आ गया। गैस का उत्सर्जन एवं निष्कासन, वो भी आपने मैग्नीशियम में देखा। तापमान में परिवर्तन, वो भी आपने मैग्नीशियम में देखा। ठीक है, उसके बाद यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। बिल्कुल सही बात है, हम करेंगे। ठीक है, अब पहला ही आपका टॉपिक है रासायनिक समीकरण। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो शायद एग्जाम में आए ना आए, वो मैं श्योर नहीं हूँ। पर अगर आपसे क्लास में आपके जो परीक्षक हैं, जो आपके अध्यापक हैं, वो पूछते हैं तो आपका ये उत्तर उन्हें इतना ज़्यादा संतुष्ट करने वाला है जिसका कोई जवाब नहीं। वो अगर ये पूछ ले कि रासायनिक समीकरण के बारे में कोई कुछ टिप्पणी करना चाहता है तो आपके पास एक बहुत सकारात्मक टिप्पणी रहेगी, और वो टिप्पणी ये होगी कि आप ये देखिए, आप उनसे कह सकते हो सर रासायनिक समीकरण की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर हम स्टेटमेंट में लिखें, जैसे स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होने पर जल प्राप्त होता है। ठीक है, आपने ये लिख दिया, लेकिन ये बात तो सही है, लेकिन ये संतुष्ट नहीं करेगा। आपने ये थोड़ा ना जाहिर किया कि आप रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों है, तो हमने लिख दिया। अगर हम उसे और शॉर्ट टर्म में लिख दे, जैसे चिन्ह लगा के लिख दे H2 प्लस O2 H2O, ठीक है, एक संतुष्टिमय उत्तर जो है ये भी नहीं है। और आप अध्यापक से कह सकते हो कि सर विज्ञान जो है वो एक बहुत ही बड़ा विषय है, एक बहुत ही चर्चात्मक विषय है। ठीक है, और विज्ञान के जो लोग हैं, जो साइंस पढ़ रहे हैं, उनके पास समय कम होता है और लिखना ज़्यादा होता है। समय कम होता है और लिखना ज़्यादा होता है। एक डॉक्टर अगर राइटिंग बनाने बैठ जाए तो जो मरीज़ हैं वो लाइन में खड़े खड़े मर जाएंगे, तो उसे फटाफट लिख के भेजना पड़ता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी, लेकिन हम यहाँ डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन जो साइंस की लैंग्वेज होती है कि कम लिखकर ज़्यादा बताया जाए, और रासायनिक समीकरण बिल्कुल वही काम करता है। आप कम लिखकर ज़्यादा जो है एक्सप्लेन कर पाते हो, तो ये आपका उत्तर एक बहुत संतुष्टिमय उत्तर हो सकता है। ठीक है, अब इसमें आपका आता है ये आपको दिया हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभिकारक जिससे आप रिएक्ट हो रहे हो, ठीक है, जिसका आप रिएक्शन कर रहे हो, जैसे कि हम जो है मैग्नीशियम का रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, हमने मैग्नीशियम का रिएक्शन करना है, मैग्नीशियम का रिएक्शन हमने कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये हमारे अभिकारक बनेंगे। क्या बनेंगे? ये हमारे अभिकारक बनेंगे। और बन क्या रहा है? उत्पाद बन रहा है। ठीक है, यानी जो रिएक्शन से तैयार होकर बनेगा, यानी कि हम कह सकते हैं ए प्लस, ये चल नहीं रहा, सॉरी। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी बनाता है सी, तो ए और बी हो गए हमारे अभिकारक, और जो है उत्पाद हमारा सी होगा। ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ इसमें लिखा नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है इसे थोड़ा पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है ये भी। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, दर्शाया गया है, मध्य एक तीर है, आप देख सकते हो। ठीक है, मध्य ये रहा तीर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मध्य एक तीर लगाकर निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग का निशान लगाया जाता है, ऊपर देखा है आपने। और अगर उत्पाद एक से ज़्यादा होते तो उनके बीच में योग का निशान लगाया जाता है। उसके बाद है 1.1.1 रासायनिक समीकरण लिखना।
सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम रासायनिक समीकरण लिखें क्यों, हमें क्या प्रॉफिट है उससे लिखने का। हमें कोई प्रॉफिट मिलेगा तभी तो हम लिखेंगे, हमें क्या जरूरत है लिखने की। रासायनिक समीकरण जो है लिखना एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको एक संक्षिप्त में, मैंने आपको पहले बताया, संक्षिप्त में लिखकर ज़्यादा समझाना होता है। ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको जो है संक्षिप्त में लिखकर ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा, इसलिए जो है रासायनिक समीकरण लिखना पड़ता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त बनाया जाता है। मैंने क्या कहा, पहले तो आप वाक्य लिखिए, वाक्यों से संक्षिप्त क्या है, आप शब्द लिखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल, मतलब कि तीर मैग्नीशियम ऑक्साइड, और अब उससे भी संक्षिप्त है Mg प्लस O2 MgO। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये आपको दिखाया गया है, ये देखिए, ये आपको दिखाया गया है, आप जो है इसे देख लें। ठीक है, ये आपको दिखाया गया है। उसके बाद है, ये तो बाकी प्रकरण है, तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। क्योंकि समीकरणों, इससे पहले मैं यहाँ तक पहले आप लोगों को समझाना चाहूँगा, यहाँ तक मैं आपको समझा दूँ पहले। ठीक है, हम दोनों तरफ गिनती करना चाहेंगे। यहाँ पर नंबर कितने हैं, हमें 2 ही नंबर दिख रहा है, यहाँ एक भी नहीं दिख रहा। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, इंग्लिश में इसे बैलेंस्ड इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का ये, अगर क्वेश्चन उठता है तो यहाँ से उठता है और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से उठता है। ठीक है, 2 जगह से क्वेश्चन उठते हैं केवल, एक यहाँ से और एक रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से। यहाँ से जो क्वेश्चन उठता है सीधा 4-5 नंबर या 3 नंबर में आ जाता है आराम से। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, ठीक है, अगर दोनों तरफ नंबर बराबर हैं तो ये संतुलित है, नहीं है तो असंतुलित है। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व दिख रहा है। आखिर क्यों करें हम संतुलित रासायनिक समीकरण, पहले तो ये जरूरी है कि करना तो बात की, लेकिन हम करें क्यों। ठीक है, तो करने का रीजन ये है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप हमने 9वीं में कक्षा में पढ़ रखा है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोगों को। 1.1.1 1.1.2 इन दोनों को मिलाकर एक ही क्वेश्चन उठेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो आपका उत्तर ये रहेगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैंने ये जूम करके एक एग्जांपल उठा लिया। अब मैं पूछने वाला हूं क्या ये समीकरण संतुलित है, मैं ये पूछता हूं क्या ये संतुलित है, आप बता सकते हो। अब आप ये देखो, यहाँ पर SO कितना है, SO के साथ 4 है, यहाँ पर भी SO के साथ 4 है, SO4। यहाँ पर H के साथ 2 है, यहाँ पर भी H के साथ 2 है, यहाँ Z के साथ 1 है, यहाँ भी Z के साथ 1 है। दिस इज बैलेंस्ड। ठीक है, समझ आ गया, आगे चलते हैं। अब ये आपको बैलेंस्ड करना सिखाएगा। ठीक है, ये तो इसने दिखा दिया, ऊपर मैंने कहा ये बैलेंस्ड है पहले से ही, यानी ये संतुलित है।
अब इसने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल ये लिया, ठीक है। ठीक है, अब ये जो है एग्जाम्पल हमने ले लिया है Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4, ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया हमने। अब हम ये देखते हैं क्या ये इक्वल है, तो नीचे आ जाते हैं। आपको ये चार्ट बनाना पड़ेगा पेपर में, ठीक है। तो Fe की देखते हैं, Fe के बारे में इन्होंने, Fe के पास हमारे पास दिख रहा है एक है, हमने एक लिखा। हमें दिख रहा है H अभिकारक की साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड पर 2 है, हमने 2 लिखा। ऑक्सीजन एक है, हमने 1 लिख दिया। Fe हमें दिख रहा है 3 है, O4 दिख रहा है यानी ऑक्सीजन 4 दिख रहा है, हमने 4 लिख दिया। हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, 2 लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक ऑप्शन है और वो ऑप्शन ये है, मैं यहीं पर इसे जो है सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमें इक्वल करना है। इक्वल कैसे करेंगे हम? इक्वल करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, हमने संतुलित करने के लिए H2O, ठीक है, और 4, ठीक, ये हमने संतुलित करने की कोशिश की। यहाँ पर हम पहले ऑक्सीजन को संतुलित कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हमने संतुलित कर दिया। उत्पाद में तो 4 है ऑक्सीजन और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर संतुलित करने के लिए हमने क्या किया, 1 मल्टीप्लाई 4 कर दिया। अब यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी 4 है, तो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये क्या हो गए, इक्वल, ठीक है। आगे हमने फिर देखते हैं आगे क्या किया हमने। आगे अब हमारी बारी आई, यानी कि हमने अब यहाँ पर 4 लगा दिया है। अब देख लीजिए ये हाइड्रोजन यहाँ पर भी इक्वल हो गया है और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर भी इक्वल हो गया है, ठीक है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 हमने लगा दिया है, ठीक है। अब 4H2O और H2, अब इसे इक्वल कर दिया है हमने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 8 और 4 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर भी 8, ठीक है। तो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, तो इस तरह से जो है दोनों इक्वल हो गए। और आखिरी जो है, अब ये तो इक्वल है ही, इसे इक्वल करने के लिए हमने 1 मल्टीप्लाई 3 कर दिया। तो ये सारा इक्वल करने के बाद हमारे पास आता है 3Fe। अब मैं यहाँ पर थोड़ी चर्चा करता हूँ, ऊपर काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनका थोड़ा दिक्कत होगा, तो उन्हें समझ नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पर समझ आ जाएगा। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, ठीक है। यहाँ पर Fe3 था, लेकिन यहाँ पर Fe अकेला था, तो हमने क्या किया, यहाँ पर Fe लिखकर दोनों जगह Fe3 और Fe3 कर दिया। पर जब हमने इधर Fe3 किया तो यहाँ पर, ठीक है, Fe3, अब ये ख़त्म हो जाता है। अब O4 है, O4, अब इस तरफ O4 करने के लिए हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर जब हमने 4 लिख दिया तो O तो 4 हो गया और ये भी बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ H भी है, यहाँ तो H भी है, और H होने की वजह से क्या हुआ, जो H है वो हो गया 8, H क्या हो गया, वो हो गया 8। अब इससे दिक्कत हो गई, ये तो 8 हो गया और यहाँ पर तो ये 2 ही है और यहाँ पर अब ये 8 हो गया है, ठीक है। यहाँ पर तो ये 8 हो गया और यहाँ पर 2 है, तो अब यहाँ पर 8 हो गया है तो इसे भी 8 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 4 लगा दिया। तो अब क्या हुआ, H2 भी 8, O भी 4 और Fe3 भी 3, तो ये क्या हो गया, आपका बैलेंस्ड हो गया। और इस तरह से इसे कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। उम्मीद है काफ़ी बच्चों को समझ आ गया होगा। और ये जो हमने जिस मेथड से किया, जो मेथड हमने किया, हम ये जान लेते कि कौन सा मेथड था।
ये मेथड था हिट एंड ट्रायल विधि, ठीक है। तो आपको इस विधि को याद रखना होगा और इस तरह से जो है, और थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार। सातवां चरण भी इसमें दिया हुआ है। सातवां चरण ज़्यादा कुछ खास नहीं है, और सातवां चरण केवल इतना है, यहाँ तो ये इक्वेशंस दी हुई हैं। सातवां चरण में बस इतना कह रहा है कि हमें जो है जो तत्व हैं उनके साथ ये भी लिखना होगा कि वो कौन सी अवस्था के हैं, ठीक है। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, ये देख लीजिए। उसके बाद ये भी कह रहा है, जो तीर है, तीर के निशान के ऊपर जो है हमें ये लिखना पड़ेगा कि क्या कहते हैं, ये लिखना पड़ेगा कि ये जो रिएक्शन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख रखा है कि सूर्य के प्रकाश के कारण ये रिएक्शन हो रहा है, तो ये बन रहा है 34 ATM लग रहा है, तब हमारा ये बन रहा है, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल होगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ लिखा गया है, ये ध्यान रहे, प्राय हर रासायनिक समीकरण में, ठीक है, इसे नोट करते जाएंगे, प्राय हर रासायनिक समीकरण में इसे शामिल करना आवश्यक नहीं है। यानी कि हर रासायनिक समीकरण में मतलब कि इसकी अवस्था लिखना कि सोल्ड है या ये लिख सॉइल्ड है कि लिक्विड है, ये लिखना आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? इजली है बेटा, मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है ताकि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमी हुई है वो हट जाए और मैग्नीशियम ठीक से अभिक्रिया कर पाए, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोरीन का क्या है? हाइड्रोजन का बेटा आप H2O लिखोगे, क्लोरीन का Cl2 लिखोगे, ठीक है, ठीक है। और ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड, तो संतुलित कीजिए तो 2HCl हो जाएगा और यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट, इसके लिए इस क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जैसे कि मैं बहुत, मेरा ये सबसे फेवरेट टॉपिक है ये रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। सो प्लीज़ आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर अटेंड करें दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लिंक देने वाला हूँ, तो आप उन लिंकों को भी देख लें। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।